Hello everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains. हम कर रहे हैं क्या? हम कर रहे थे भाई इतने दिन से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को। अब आप क्या करने वाले हो? अब भाई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज आप कर रहे हो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके पास इसके कुछ 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ क्या 16 क्वेश्चंस है, हाँ 16 क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 में आज हम करने वाले हैं 1 to 8 क्वेश्चंस, देन नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस को। ओके चलो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूं क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो भाई, मैं तो रेडी हूं अपने हथियारों के साथ। क्या आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आए हो जैसा मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में कहा था? ठीक है चलो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ आपको क्या लगता है आंसर क्या है इसका। Mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel। जल्दी से बताओ कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था उनके 7 साल के कठोर तप के लिए। बताओ जल्दी से बताओ, 7 साल तक मेंडल ने पी प्लांट पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करते रहे? ऐसा क्या था उस प्लांट में? जल्दी से बताओ। मैंने आपको इसका पूरा एक अलग ही सेक्शन बना के 7 से 8 पॉइंट कुछ उसमें लिखवाए थे, ठीक है। वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट करके, ऐसे करके मैंने इसको पढ़ाया था। अगर आप वो रिवाइज करके आए हो तो आप फटाफट से अभी तक मुझे बता चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताओ, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्या एडवांटेजेस थे उसके और क्या रीजन थे? जो रीजन थे वही एडवांटेज है, एक ही बात है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। देख लेते हैं आगे। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, क्या कह रहे हैं ये लोग? मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स टू कैरी आउट हिज स्टडी ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। उन्होंने बताया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते हैं, ठीक है। उस चीज को पढ़ने के लिए, उस इनहेरिटेंस को जानने के लिए मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। करते रहे करते रहे करते रहे, कब तक करते रहे? 7 इयर्स तक, ठीक है, 7 साल तक। अब उन्होंने पी प्लांट को ही इसलिए चुना क्योंकि उसमें उन्हें बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी कन्वीनियंट फैक्टर्स देखने को मिले, ठीक है, कन्वीनियंट फीचर्स देखने को मिले जिससे उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या हो सके, अच्छे से परफॉर्म किए जा सके। तो पी हैव मेनी विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। भाई सबसे पहला कैरेक्टर जो पी प्लांट में पाया गया, जो उन्हें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा कि यार इसके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कितने सारे हैं, कितने सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहां से जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर इजीली विजिबल है ना, विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है, जो कि बिल्कुल पेड़ जैसे ही पौधा होगा वैसे ही दिख जाएगा कि हाँ कौन सा कलर है, कौन सा साइज है, राइट। तो इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनके अंदर बहुत सारे पाए गए, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, ग्रीन एंड येलो पॉड, पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है। तो पी हैव बायसेक्सुअल फ्लावर्स। पीज में क्या होते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। इनका बायसेक्सुअल फ्लावर्स का होना और इनके सेल्फ पॉलिनेशन को करते रहना, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर भी इन्हें क्या बना रहे थे? इसके लिए कन्वीनियंट बना रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। ये पाए गए इनके अंदर। और क्या पाया गया पी प्लांट में? 10 पी प्लांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। इसी वजह से पी प्लांट जो है वो ऑफस्प्रिंग्स बनाता था। कैसा? सेम ट्रेट्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स विद सेम ट्रेट्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसीलिए पी प्लांट क्या करता है? सेम ट्रेट के ऑफस्प्रिंग्स को हर जनरेशन के बाद क्या करता है? बनाता रहता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगातार उसमें होता रहे, है ना, तो एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सब में वो सेम ट्रेट को कॉपी फॉलो अप क्या है करता रहेगा। अगर एक टॉल प्लांट है, अगर उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहे, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन से कंसिस्टेंटली, ठीक है, जो उसकी ब्रीडिंग लाइन बनेगी उसमें वो सारे टॉल प्लांट को बनाता रहेगा, ठीक, ये बात। देन इन पी प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली करा सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली करा सकते हो, ठीक है। कैसे? इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ये सारी टेक्निक्स पढ़ी है ना हमने, ठीक है। इन विच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द प्लांट। प्लांट को अफेक्ट नहीं कर रहे, बस स्टेमन को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, ठीक है। या फिर सिर्फ एंथर को क्या कर देना है, ठीक है, फिलामेंट में से, या तो पूरा का पूरा स्टेमन रिमूव कर दो तो भी क्या ही जा रहा है, ठीक है, या फिर सिर्फ फिलामेंट और एंथर में से एंथर को रिमूव कर दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या? इमैस्कुलेशन। देन पी प्लांट हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन।
पी प्लांट्स की लाइफ स्पैन कैसी होती है, बहुत शॉर्ट होती है। आज आपने अगर क्रॉस पॉलिनेशन किया तो आपको 4 साल बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, फटाफट से आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आप उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करके नया कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो लाइफ स्पैन कैसी है भाई, शॉर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोड्यूस मेनी सीड्स इन वन जनरेशन, एक जनरेशन में उसको कितने सारे सीड्स मिल रहे हैं, हाँ, तो वो सारे उनके ऊपर क्या कर सकता है, फिर से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, बहुत सारे रिजल्ट्स उनको ऑब्टेन हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो भाई पी प्लांट में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट कैरेक्टर्स थे, जैसे कि उसके अंदर इतने सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का होना, जैसे कि उसकी लाइफ स्पैन का बहुत छोटा होना, जैसे कि उसके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन इतना ज्यादा पाया जाना, जैसे कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाने की फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से पी प्लांट जो है वो बन जाता है क्या, कन्वीनियंट, इसीलिए यूज किया जाता है क्या, पी प्लांट को। समझे इतनी बात, समझे इतनी बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इनके बारे में आपको करना है डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या, डोमिनेंस एंड रेसेसिव, इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि डोमिनेंस का मतलब क्या है, रेसेसिव का मतलब क्या है ना। डोमिनेंस क्या होता था, डोमिनेंस वो होता था जब कोई कैरेक्टर क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, दिखेगा तो वही, ठीक है। रेसेसिव क्या होता था, रेसेसिव होता था मैम सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता था, ठीक है। अब ये तो सिर्फ इसके एक्सप्रेशन वाली बात हो गई, होमो या हेटेरोजाइगस वाली बात हो गई। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की तरह से एक्सप्लेन करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था, तो हम क्या कहेंगे, एक होता है मैम ये वाला होता है क्या, नॉर्मल वाला, ठीक है, अनमॉडिफाइड, और ये होती है मॉडिफाइड वाली जीन, है ना। चलो देखते हैं आंसर कैसे फ्रेम करना है। देखो आंसर कैसे फ्रेम करना है, डिफरेंस बिटवीन कैसे बताते हैं हम, टेबल बनाकर, राइट। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम टेबल में, अ डोमिनेंट फैक्टर और एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, एक डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है, या एलील क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट हो तो भी, ना हो तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है तो भी, रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट ना है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता ही है, इसीलिए तो वो डोमिनेंट है, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, अ रेसेसिव ट्रेट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक रेसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो कैसा हो, डोमिनेंट ट्रेट वहां पर बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी वहां पर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट ना हो, तभी रेसेसिव एक्सप्रेस होगा। दोनों बातों का मतलब वही है ना, इस बात का मतलब तो वही हुआ ना, अगर इसमें रेसेसिव ट्रेट है तो कौन सी कंडीशन बनेगी, डोमिनेंट फैक्टर बना देती हूं मैं और रेसेसिव फैक्टर बना देती हूं। रेसेसिव ट्रेट है अगर तो ये कंडीशन बनेगी, रेसेसिव अगर नहीं है तो मतलब दूसरा जो होगा वो भी डोमिनेंट वाला ही होगा, तो ये कंडीशन बनेगी। दोनों ही कंडीशन में, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, दोनों कंडीशन में ये एक्सप्रेस होता है। रेसेसिव में क्या कंडीशन कह रहे हैं वो, कि ये सिर्फ तभी एक्सप्रेस होता है जब वो क्या हो, वहां पर डोमिनेंट जो हो वो प्रेजेंट ना हो, मतलब दोनों ही रेसेसिव हो गए फिर, ठीक है। अगर डोमिनेंट एक भी प्रेजेंट होता तो कंडीशन ये वाली हो जाती, और इसमें ये एक्सप्रेस नहीं होता, तो इसकी एक ही कंडीशन है, इसकी एक ही कंडीशन है, ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये दोनों कंडीशन में ये एक्सप्रेस होगा, लेकिन ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, ठीक है, इसी में ये सिर्फ एक्सप्रेस होता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसके अंदर, टॉप ऑफ पॉइंट, क्या बोल रही हूं मैं, देखिए कंसिस्टेंटली बोलते बोलते ना स्लिप ऑफ टंग बहुत ज्यादा होने लगता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट, राउंड सीड, वायलेट फ्लावर एक्सेट्रा, ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ये सब कैसे कैरेक्टर्स थे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे पी प्लांट में, है ना। देखो कैसा, राउंड सीड, ये मैंने एग्जांपल भी इसी का लिया, राउंड वाले का, ठीक है, राउंड वाला, टॉल वाला जो अपन ने कैरेक्टर बनाया था ऐसे करके, ठीक है, ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव का था। राउंड वाले का अगर हम बनाए तो ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव का था, ठीक है। और क्या हमने बनाया था भाई, वॉयलेट फ्लावर की अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, तो वॉयलेट फ्लावर क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, है ना। अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन में येलो वाला डोमिनेंट था और ग्रीन वाला जो है वो रेसेसिव था, तो ये ऐसे बना था, है ना। तो इस तरीके से डोमिनेंट और रेसेसिव की कहानी चली थी। ये सारे कैसे थे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। इन्हीं का अपोजिट वाला यहां लिख लो, इन्हीं का अपोजिट वाला यहां लिख लो। क्या हुआ था, ड्वार्फ प्लांट, रिंकल्ड सीड, व्हाइट फ्लावर, रेसेसिव ट्रेट, ये सब क्या थे, रेसेसिव ट्रेट्स थे। ये सब क्या थे, रेसेसिव ट्रेट। ग्रीन कलर, ये सब रेसेसिव
रेसेसिव ट्रेट थे। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, होमो और हेट्रोजाइगस के बीच में। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में देखते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है। होमोजाइगस इट कंटेन्स टू सिमिलर एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ये एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए क्या होती है, इसके अंदर दोनों सिमिलर एलील्स होती हैं। जैसे कि अगर हमने यहां पे फिर से एग्जांपल लिख लिया इसका, ठीक है, और इसका, ये क्या हो गया आपका होमोजाइगस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों क्या है, सेम। और ये भी क्या हो गया आपका होमोजाइगस। अरे ये मिल क्यों गए, हाँ ऐसे, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका होमोजाइगस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये देखो ये होमो और ये देखो ये हेट्रो, ठीक। होमोजाइगस इट कंटेन्स टू सिमिलर एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए सिमिलर एलील्स को ये कैरी करता है। पर्टिकुलर ट्रेट मतलब दोनों राउंड शेप को ही बता रहे हैं ना, सॉरी राउंड शेप नहीं, दोनों शेप को ही बता रहे हैं ना। अब उसमें से अगर दोनों राउंड को बताएं तो सिमिलर होनी चाहिए, दोनों क्या बताएं, राउंड वाली ही शेप बताएं, सिमिलर होनी चाहिए। दूसरी भी सिमिलर होनी चाहिए, दोनों क्या बताएं, रिंकल्ड वाली ही शेप बताएं, है ना। दोनों राउंड वाली ही शेप बताएं, दोनों रिंकल्ड वाली ही शेप बताएं, तो क्या हो गई, सिमिलर एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट विथ ट्रेट शेप। समझे एग्जांपल, समझे एग्जांपल। अब ये क्या कहलाई आपकी होमोजाइगस। जीनोटाइप फॉर होमोजाइगस पोसेसेस आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं जब भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराती हूं, मैं आपको ऐसे नहीं कराती कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब हमने पढ़ा था ना तो बस ये बन गया इसका आंसर। मैं उस चीज को ऐसे बताती हूँ जैसे अगर इससे पहले नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी फिर से पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, अगर आप पहले से रिवाइज करके बैठे हो और एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूं, तो आप समझो कि आपका चैप्टर 2 बार तो यूं ही रिवाइज हो गया। हाँ, 2 बार तो यूं ही रिवाइज हो गया। तो भाई समझो आगे क्या कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में, जीनोटाइप फॉर होमोजाइगस पोसेसेस आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव। होमोजाइगस का जो जीनोटाइप है उसमें क्या होते हैं, या तो डोमिनेंट या फिर रेसेसिव, दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं, है ना। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। बट नेवर बोथ द एलील्स, लेकिन कभी भी दोनों एलील्स एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि ये वाली भी हो गई और ये वाली भी हो गई, ये दोनों होमोजाइगस कभी कहलाएंगे ही नहीं, दोनों सेम थोड़ी ना है। तो ये वाली कंडीशन कभी नहीं हो सकती, है ना, या तो डोमिनेंट हो सकती है या फिर रेसेसिव वाली, दोनों हो जाएंगी सेम। ठीक है, ये होमोजाइगस की कंडीशन हो गई। होमोजाइगस की कंडीशन में ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट वाला अगर आप यहां पर रीड करो कि जीनोटाइप फॉर हेट्रोजाइगस पोसेसेस बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील। हेट्रोजाइगस वाला जीनोटाइप जो है उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एलील होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर एंड आर। ये देखो इन्होंने भी यही एग्जांपल लिया है, मुझे लगा ये टॉल का एग्जांपल लेंगे तो मैंने राउंड का ले लिया। मैं टॉल का लेती हूँ भाई, मुझे अलग करना है, रुक जाओ, मैं टॉल का एग्जाम्पल लेती हूँ। इनने भी सेम लिया हुआ है। अरे यार एक बार में, अरे चलो मैं टॉल का एग्जाम्पल लूंगी भाई, इन्होंने भी सेम लिया हुआ है। ये हो गया डोमिनेंट, सॉरी ये हो गया हेट्रो, अरे ये क्या हो रहा है यार, हाँ होमोजाइगस एंड दिस विल बी द हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब एग्जाम्पल मेरा अलग लग रहा है, चलो ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। अब ये तो एक ही जैसे गैमीट को बनाएगा ना, है ना, दोनों में क्या है, एक ही जैसे गैमीट बनने। इसमें क्या बनने, दो अलग तरह के गैमीट्स को बनाना है। इसके जो गैमीट्स बनेंगे उनमें या तो ये वाली जीन होगी या फिर ये वाली जीन होगी। इनमें तो भाई सेम ही जीन है तो सारे गैमीट सेम बनेंगे। तो दे प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमीट, दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमीट, क्योंकि उनके पास दो अलग जीन है। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। फिर से डिफरेंस बिटवीन, फिर बनानी है टेबल मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बीच। इसको मतलब मैं फिर क्लियर कर दूं, अब बनाना है आपको टेबल मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है ये बताना है। चलो बता देते हैं। देखो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। मोनो हाइब्रिड इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स व्हिच डिफर्स इन ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, उन पेरेंट्स के बीच में, ठीक है, पेरेंट्स के, ठीक है, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस लगाते थे जिसमें क्या होता था, सिर्फ एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है ये किसके अंदर आता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आता है। डाई हाइब्रिड किस में आता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में आता है। यहाँ पर ये एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट की बात करते हैं, यहाँ पर ये दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट की बात करते हैं। और वन जो ये पेयर वाली बात है, नंबर, इस वन के लिए ही ये टर्म यूज हुआ है मोनो, और यहाँ पर ये जो टू वाला टर्म है, इस टू के लिए ही ये टर्म यूज हुआ है डाई। समझ गए बात,
समझ के बाद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट जिसके अंदर लिया गया है क्रॉस लगाने के लिए वो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसके अंदर लिया जाता है वो होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है फॉर एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक टॉल और एक ड्वार्फ पी प्लांट, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है ना हाइट वाला, बताओ एक ही कैरेक्टर है हाइट वाला, एक टॉल और एक ड्वार्फ, एक कोई पैरेंट टॉल वाला ले लिया, एक कोई पैरेंट ड्वार्फ वाला ले लिया। अब इनके बीच में जो क्रॉस लगेगा वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया। यहां पर अगर बात करें हम किस चीज की, द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स हैविंग येलो रिंकल्ड सीड एंड with those having green round seeds is a dihybrid cross। अब इन्होंने क्या कर लिया, दो अलग कैरेक्टर्स को ले लिया, इन्होंने क्या कर लिया, दो अलग कैरेक्टर्स को ले लिया, ठीक है। इन्होंने पता नहीं इस चीज को ऐसे स्विच क्यों कर दिया है। जब हमने क्रॉसेस पढ़े हैं तो भाई हमने तो कैरेक्टर क्या पढ़ा है, देखो ग्रीन राउंड और येलो रिंकल्ड को इन्होंने स्विच कर दिया है, जबकि ये होता है कैसा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ये होते हैं डोमिनेंट और ये होते हैं रेसेसिव, है ना। कैसे बोलते हैं इनको अपन, राउंड येलो और ये रिंकल्ड ग्रीन, है ना, ऐसे होते थे। ये क्या कह रहे हैं, द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स हैविंग येलो रिंकल्ड सीड, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं ये येलो रिंकल्ड सीड, मतलब ये कह रहे हैं आपसे कि कैपिटल स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, येलो रिंकल्ड सीड एंड राउंड ग्रीन सीड। अच्छा, इन पेरेंट्स के बीच में वो क्रॉस लगवा रहे हैं, तो ये क्रॉस क्या कहलाएगा आपका, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। मतलब एक कैरेक्टर की डोमिनेंट एक में दे दी, एक कैरेक्टर की डोमिनेंट इसमें दे दी, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर हैं, एक तो कलर और दूसरा शेप। कैरेक्टर कितने हो गए, दो, एक तो कलर और दूसरा शेप, तो बस हो गया आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। कैरेक्टर कितने हैं, दो, एक तो कलर दूसरा शेप, बस इससे बन गया आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस कि कैरेक्टर दो हैं, इसीलिए डाइहाइब्रिड, ठीक। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस। अच्छा, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और वो हेटेरोजाइगस है फॉर 4 लोकाई, 4 अलग अलग जगह पर वो हेटेरोजाइगस है, तो कितने तरह के गैमीट्स को वो प्रोड्यूस करेगा। हाँ, अरे भाई बना के बता देते हैं, चलो सी लोकस है क्या, सबसे पहले तो ये देख लो लोकाई और लोकस क्या है। ये लोकाई, ये जो टर्म यहाँ पर यूज हुआ है, ये लोकाई या लोकस क्या है। लोकस इज अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल और मोर जीन्स। लोकस एक फिक्स्ड पोजीशन होती है क्रोमोसोम की जिसपे एक या एक से ज्यादा जीन्स होती हैं, ठीक है, उसे लोकस कहते हैं। Now, heterozygous organisms contain different alleles for an allelic pair। heterozygous organism में एक allelic pair में क्या होती है, different alleles होती हैं, जैसे ये एक ही allelic pair है पर उसमें different alleles हैं। Now, hence a diploid organism which is heterozygous at 4 loci। अब अगर हम कह रहे हैं कि एक diploid organism है जो कि 4 अलग अलग लोकाई पे, ठीक है, लोकस पर कैसा है, heterozygous कंडीशन को शो कर रहा है, will have 4 different contrasting characters, तो उसमें 4 different contrasting characters होंगे at 4 different लोकाई, 4 अलग अलग लोकाई पे उसके अंदर 4 different contrasting traits होंगे या कैरेक्टर्स होंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ABCD से उन्होंने चारों को क्या किया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, ABCD इससे डिनोट किया है। 16 डिफरेंट गैमीट्स उनके अंदर बनेंगे, क्योंकि सब के अलग अलग एक गैमीट में कोई एक ही जा सकता है, तो सबके जाने के चांसेस है। तो कितने डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे भाई, 16 डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे, इन सबका कॉम्बिनेशन जब आप लगाओगे, ठीक है। ये ABCD और ये ABCD, इन सबको आप क्या करके देख लो, पुनेट स्क्वायर बना के देख लो, एक में आप ये वाला ABCD लिख लो, एक में आप ये वाला ABCD वाला कॉम्बिनेशन लिख लो, और फिर जब उनके आप गैमीट्स बना के देखोगे तो कितने मिलेंगे आपको, 16 गैमीट्स मिलेंगे। स्क्वायर पुनेट स्क्वायर बना के कैसे मिलते हैं आपको, हमेशा उसी का क्या मिल जाता है, स्क्वायर वर्जन मिल जाता है ना। तो यहाँ पर अगर इन्होंने बोला है कि 4 डिफरेंट लोकाई पे 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग है तो मतलब वो पेयर तो है ही, ये देखो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग होमो और हेटेरो वाले, है ना। तो ये कितने मिलेंगे आपको, 16 गैमीट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है।
For example, if an organism is heterozygous at 4 loci with 4 characters, say this character, this character, this and this character, then during meiosis it will segregate to form 8 separate gametes. तो meiosis की वक्त वो 8 separate gametes को बना देगा, है ना, ये सब अलग अलग gametes में convert हो जाएंगे, ये 4 characters उसके अंदर पाए जा रहे हैं। meiosis होगा तो सब ये क्या बना लेंगे, अलग अलग gametes को बना लेंगे, है ना, एक गैमीट बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, बताओ कितने गैमीट्स बन गए इन सबके मिला के, 8 गैमीट्स, ठीक, मियोसिस के वक्त। देन if the genes are not linked then the diploid organism will produce 16 different gametes। और अगर जीन्स जो होंगी वो क्या नहीं होंगी, लिंक्ड नहीं होंगी, तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, 16 different gametes को प्रोड्यूस करेगा। however if the genes are linked the gametes reduce their number as the genes might be linked and the linked genes will be inherited together during the process of meiosis। और अगर जीन्स जो होंगी वो कैसी होंगी, लिंक्ड वाली होंगी। लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, अगर जीन्स क्या होंगी, लिंक्ड होंगी, वो सेग्रीगेट हो ही ना, तो फिर ये सारे गैमीट्स का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो सेग्रीगेट नहीं होंगी, वो क्या होंगी, टाइटली लिंक्ड जीन्स होंगी, वो अलग अलग नहीं होंगी। इस वजह से ये गैमीट्स का नंबर क्या हो जाएगा, फिर वेरिएशन जो उनके टाइप ऑफ गैमीट हम नंबर काउंट कर रहे हैं ना, तो टाइप ऑफ गैमीट क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो भाई सबसे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ा था, राइट, उसके बाद हमने उसके लॉ को पढ़ा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कहता है, चलो बता देते हैं, आ जाओ। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, सी Mendel's law of dominance states that a dominant allele expresses itself। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, ये कहता है कि एक डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करती है, वो एक्सप्रेस तो होती ही होती है ना, वो एक्सप्रेस होती ही होती है, ठीक है। रेसेसिव एलील का एक्सप्रेशन जबकि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होता है, और डोमिनेंट वाली जहां पर भी होगी वो हमेशा रेसेसिव वाले के एक्सप्रेशन को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। नाउ However, this recessive allele for a character is not lost। ऐसा नहीं है कि इस कैरेक्टर की रेसेसिव एलील कहीं गुम जाती है या होती नहीं है, बस ये कैसी रहती है, हिडन रहती है, ठीक है, इनहेरिट होती रहती है, करियर रहती है, कैरी होती रहती है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ तब होती है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आए। हिडन रहती है, मार्क्स रहती है प्रोजेनीज में अंदर F1 जनरेशन में, और रीअपियर होती है नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि तब उसको मिल जाती है होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, इसीलिए वो तब जाके क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। अब इसका डायग्राम, पहले डायग्राम देख लेते हैं, हाँ चलो पहले थ्योरी देख लेते हैं फिर देखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन पी प्लांट्स विद राउंड सीड्स आर क्रॉस्ड विद प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, जब पी प्लांट्स जो कि कैसे हैं, राउंड सीड्स के हैं, उनको क्रॉस किया जाएगा रिंकल्ड सीड्स के साथ, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो एक ही कैरेक्टर वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ऑल सीड्स इन F1 जनरेशन वर फाउंड टू बी हेट्रोजाइगस। जो F1 जनरेशन में सारे सीड्स पाए गए थे वो कैसे पाए गए थे, हेट्रोजाइगस पाए गए थे। देखो राउंड एंड रिंकल्ड सीड, जो F1 जनरेशन में सारे सीड्स पाए गए थे वो कैसे थे, हेट्रोजाइगस। राइट, सारे के सारे कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे। डन। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा जो जनरेशन है ये कौन सी है, F1, ओके, ये कौन सी है, पेरेंटल, इनके बीच में क्रॉस हुआ है, किसी को भी मेल या फीमेल आप कंसिडर कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी F1 जनरेशन में ये मिला है ना। फिर क्या कह रहे हैं वो, that when these round seeds were self fertilized, जब इन्हीं राउंड सीड्स को, ये भले राउंड है लेकिन है कैसे, हेट्रोजाइगस, इन F1 जनरेशन के राउंड सीड्स को फिर क्या करवाया गया था, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब अगर मैं कहूं कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है मुझे, है ना, तो इनके सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, इनके सेल्फ पॉलिनेशन से जो नई जनरेशन मिली थी F2 जनरेशन, वो कैसी थी,
ऐसी, ठीक है। इनके क्रॉस पॉलिनेशन से जो नई जनरेशन मिली थी F2 जनरेशन, वो कैसी मिली थी, जिसमें आपको इस वाले कैरेक्टर का जो कि रेसेसिव था उसका वहां पर एक्सप्रेशन देखने को मिला था। डोमिनेंट वाली जो है वो तो है ही। तो हैंस इन F1 जनरेशन द डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड सीड्स अपीयर्ड एंड द रेसेसिव कैरेक्टर रिंकल्ड सीड गॉट सप्रेस्ड। जो F1 जनरेशन में थी, जहां पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रेशो सारा एक जैसा मिला, यहां पर क्या हुआ था, राउंड वाला एक्सप्रेस हुआ और रिंकल्ड वाला सप्रेस हो गया था। यहां पर आके फिर क्या हुआ, ठीक है, विच रीअपीयर्ड इन F2 जनरेशन, और ये रिंकल्ड वाला कैरेक्टर F2 जनरेशन में आके रीअपीयर हो गया था। ये रिंकल्ड वाला कैरेक्टर F2 जनरेशन में आके रीअपीयर हो गया था, जो यहां था वो यहां आ गया था वापस से। क्यों? क्योंकि उसको मिल गई होमोजाइगस कंडीशन। अब ये सब आपको जो पढ़ रहे हैं भाई डोमिनेंस और इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको यहां पर इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखो, पैरेंटल जनरेशन में ये राउंड और रिंकल्ड सीड दिख रहे हैं आपको। अब इन राउंड और रिंकल्ड सीड में F1 जनरेशन दिख रही है, ठीक है। ये आपको सारे के सारे सेम राउंड सीड है, लेकिन कैसे है, हेट्रोजाइगस। यहां पर क्या हुआ, इन्हीं हेट्रोजाइगस को क्या कर दिया गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फिर क्या मिला, F2 जनरेशन, ठीक है। रेशो कैसा बन गया, 3:1 का फिनोटाइपिक रेशो है। जीनोटाइपिक रेशो की अगर हम बात करें तो क्या है जीनोटाइपिक रेशो, 1:2:1। ये वाला मिला कितना, 1। ये वाले मिले कितने, दोनों 2, और ये वाले मिले कितने, 1। रेशो क्या हो गया, 1:2:1। यहाँ पे क्या रेशो है मैम, सारा सेम ही तो है, क्या रेशो, 100% है। ठीक, बस भाई खत्म बात। आ जाओ इधर, फिनोटिपिक रेशो 3:1 है, जीनोटिपिक 1:2:1 है। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाना था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, समझा दिया हमने भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो F1 जनरेशन में कंप्लीट डोमिनेंस पूरी की पूरी देखने को मिली, F2 जनरेशन में जो डोमिनेंस है वो मिली, ठीक है। जहां जहां भी क्या होगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, कहीं पर भी अगर डोमिनेंट वाली एक भी प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस होगी ही होगी, ठीक है। भले एक भी है अगर तो एक्सप्रेस होगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। एक टेस्ट क्रॉस को आपको डिफाइन करना है और आपको डिजाइन भी करना है, ठीक है। डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। चलो करते हैं। सी, टेस्ट क्रॉस होता क्या था, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है एक टेस्ट क्रॉस होता क्या था? अगर आपको क्या हो कि भाई जो डोमिनेंट वाला, ठीक है, एक पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, अगर आपको ये दोनों चीजों में से कोई एक कंडीशन को पता लगाना है, ठीक है, आपको पेरेंट का जो है वो जीनोटाइप नहीं पता है और वो आपको पता लगाना है, तो आप उसके लिए परफॉर्म कर सकते थे क्या, टेस्ट क्रॉस। ठीक, उस टेस्ट क्रॉस को आप एक बार क्या करोगे, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ लगा के देखोगे, अगर वो ऑफस्प्रिंग्स के साथ मैच कर गया तो मतलब भाई यही है, ठीक है। और अगर क्या करके देखो, एक बार हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ लगा के देखोगे, अगर वो ऑफस्प्रिंग्स के रिजल्ट के साथ मैच कर गया तो भाई वही है, पता लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आई मेरी बात इस तरह से तो इसका मतलब यह है कि आपने लेक्चर ठीक से नहीं देखा है, हाँ, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर चलो तब भी नहीं समझ आया तो एक बार फिर से पढ़ी रहे, अब आ जाएगा। देखो, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप और अ रेसेसिव पेरेंट। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच साथ में लगाया गया क्रॉस है जिसका जीनोटाइप जो है वो अननोन है, ठीक है, जो पता नहीं है। एक बार जरा ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान ना देते हुए एक बार जरा अपनी मर्जी से थोड़ा सा एक बार बस सोच के देखो, सिर्फ 2 सेकंड का ब्रेक दे रही हूं, सिर्फ सोच के देखो कि क्या होता था आपका ये टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब देखो भाई, टेस्ट क्रॉस की कहानी आई थिंक आपने अपने दिमाग में घुमा ली है एक बार से, ठीक है, ऐसे तेजी से जो रिवाइंड होता है ना, एक बार आपने कर लिया है। अब देखो मेरे साथ सुनते चलो। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर अ ट्रेट, कि कोई इंडिविजुअल उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, जो अननोन पेरेंट के साथ क्रॉस हुआ है ना, उसका पता लगाना है, ठीक है। अब देखो, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दूसरी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इन दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। तो इफ द प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टेस्ट क्रॉस शो 50% डोमिनेंट ट्रेट एंड 50% रिसेसिव ट्रेट, अगर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में जो प्रोजेनीज बनेंगी वो 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव बनती है, तो इसका मतलब जो अननोन इंडिविजुअल है वो हेट्रोजाइगस है उस ट्रेट के लिए, क्या है, हेट्रोजाइगस है भाई वो उस ट्रेट के लिए। देखो इस क्रॉस को मैं बना के बताना चाह रही हूं पर ये डायग्राम मुझे दिक्कत दे रहा है। छोटू छोटू बना लूं क्या, यहीं पे बना लेती हूं, मैं कर दूंगी मैं यार। ये देखो, ये क्या है, नोन पेरेंट है ना, और दूसरा वाला जो अननोन पेरेंट है
ठीक है। अननोन पेरेंट जो है वो अननोन पेरेंट को पहला केस अपन ले लेते हैं होमोजाइगस वाला, कि होमोजाइगस है या नहीं। ठीक है, अगर होमोजाइगस होगा दूसरा वाला पेयर जो है, मैंने होमोजाइगस वाली कंडीशन लेके देख ली है कि ये है क्या। ठीक, अगर ये होगी तो अपन देख लेंगे कि रिजल्ट मैच कर रहा है या नहीं जो इन्होंने कहा। देखो रिजल्ट क्या आएगा, ये और ये तो पूरा F1 जनरेशन जो सेम बनती है वो वाला रिजल्ट बन रहा है ना। ये जो पूरी सेम F1 जनरेशन पूरी एक जैसी बनती है ना, वो वाला रिजल्ट बन रहा है। देखो ये क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई 50% डोमिनेंट और 50% रेसेसिव ट्रेट आना चाहिए प्रोजेनीज में। ऐसा तो हुआ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या आ गया आपका, डोमिनेंट ट्रेट आ गया। रेसेसिव वाला क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देन द अननोन इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस फॉर अ ट्रेट। अच्छा, on the other hand, if the progeny produced shows dominant trait, then the unknown individual is homozygous for a trait। अरे भाई ये वाली कंडीशन है ना अपनी वाली। देखो इसमें क्या होगा, unknown individual अगर क्या है, dominant trait वाला, ये देखो homozygous dominant, तो ये क्या बन गई, सारी की सारी progeny dominant बन गई। ये वाली केस अगर आपसे बोला जाए कोई कि भाई एक ऐसा पेरेंट मतलब जो प्रोजेनी बनी है वो सारी की सारी कैसी बनी है, डोमिनेंट बनी है। ठीक है, जबकि जो नॉन पेरेंट है वो कैसा है, होमोजाइगस रेसेसिव है। ठीक है, तो अननोन वाला कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये होगा, क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। क्योंकि ये रेसेसिव है तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन लेके आया, डोमिनेंट पेरेंट। अब वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, तो भाई होमो वाला। हेटेरो क्यों नहीं, बना के देख लेते हैं, दूसरे कलर से बनाए यार, इससे अलग दिखेगा, है ना। हेट्रो क्यों नहीं, वो बना के देख रहे हैं अपन। हेट्रो इसलिए नहीं, हेट्रो वाला जो है वो भाई एक अलग कंडीशन को डेवलप करेगा। देखो कौन सी कंडीशन डेवलप करेगा, सी, जो ये यहां पर पहले लिखा था ना 50-50, वो आएगा इसके अंदर। ठीक, ये मैंने क्या किया, इससे ठीक है। अब देखो क्या मिले आपको, 50% डोमिनेंट 50% रेसेसिव प्रोजेनीज, ये पहले वाला केस है। सी 50% डोमिनेंट ट्रेट एंड 50% रेसेसिव ट्रेट किसके अंदर, हेटेरोजाइगस पेरेंट में, ये रहा हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी को लगा के देख लिया भाई, इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस, कि जो दो पॉसिबिलिटी है उन दोनों का टेस्ट लगा के देख लो, जो मैच कर जाए इंडिविजुअल के रिजल्ट से, प्रोजेनीज के रिजल्ट से, वही होगा पेरेंट का जीनोटाइप। ठीक, देखो इसी चीज को इन्होंने बताया हुआ है, पर मुझे अपना बनाया हुआ डायग्राम ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि आप लोग भी सीखो, अपना खुद का बनाओ हमेशा डायग्राम, हमेशा क्रॉस, ना कि बस देख देख के कि हाँ ऐसा 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 ऐसा, अरे नहीं बैठता यार दिमाग में। खुद से बनाओगे ना तो जितनी क्लियरिटी आती जाएगी उतना अच्छा। आपने नोटिस किया होगा, मैं जब भी ये क्रॉसेस बनाती हूं तो इन लाइंस को प्रॉपर अटैच किया है या नहीं, ये प्रॉपर चेक करती हूँ। आपको भले फर्क ना पड़ता उससे कि मैम यहाँ तो ठीक है ना, आपने सही रिजल्ट लिखा है, ये लाइन गलती से इधर भी जोड़ दी तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, मैं इतनी सी भी चीज अपनी गलत नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे फिर अगर अभी गलती नहीं हुई है तो आगे हो जाएगी कभी ना कभी, तो वो चांस ही नहीं देना। ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते चलो कि ये यहां पर अगर इसके साथ क्रॉस हो चुका है और ये सेम आर अगर अपन ने अगले वाले के साथ भी क्रॉस कर दिया है, अब अपन इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, फिर अपन इसके साथ क्रॉस करवा रहे, तो ये इसी से अटैच हो ना, इससे गलती से अगर मुझसे हो गया तो मैं उसको इरेज करूंगी। ये चीजें आप लोग भी देखो और सीखो भाई। ठीक है, क्रॉसेस खुद से लगाया करो, हर बार जितनी बार वो क्वेश्चन आए, जितने बार वो कॉन्सेप्ट सामने आए, हर बार क्रॉस को खुद लगाओ, ना कि आप ये सोचो कि बस देख लिया ना, दिया तो है डायग्राम में, क्या जरूरत है। नहीं भाई, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी ये वाली अप्रोच, समझे बात। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। पुनेट स्क्वायर को यूज करते हुए, ठीक है, पुनेट स्क्वायर को यूज करते हुए वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन आफ्टर अ क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस फीमेल एंड अ हेटेरोजाइगस मेल फॉर अ सिंगल लोकस। देखो पुनेट स्क्वायर को यूज करते हुए, यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स। ठीक है, आपको फिनोटाइपिक फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है पुनेट स्क्वायर को यूज करके फर्स्ट फीलियल जनरेशन में भी, आफ्टर अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल एंड अ होमोजाइगस मेल फॉर अ सिंगल लोकस। चलो भाई करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आ जाते हैं, जो हमने बड़ा ही सुंदर सा, रंगीन सा, अच्छा सा पुनेट स्क्वायर बना के सीखा था, राइट, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के अंदर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भाई बहुत मजा आता है। हाँ बनाया था हमने, बस वैसा ही आपको यहाँ पर इन्होंने बोला है कुछ कुछ कंडीशंस के साथ करके देना है। देखो, इन जीनोएपेक्स
हेट्रोजाइगस मेल विद ब्लैक कोट कलर। इन्होंने क्या कैरेक्टर्स आपको दिखाए हैं? इन्होंने बताया है कि एक हेट्रोजाइगस मेल है, ब्लैक कोट कलर है उसका, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने सिंबल क्या यूज किया है? कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, हेट्रोजाइगस है ना इसलिए दोनों, ठीक है। इसको क्रॉस किया है किससे? फीमेल विद हैविंग व्हाइट कोट कलर, फीमेल जिसका कलर कैसा है? व्हाइट कोट कलर है, ठीक है। और ये कैसी हो गई? कैसी हो गई है? होमोजाइगस। अच्छा, ठीक है, यही बोला था उन्होंने कि आपको क्या करना है? एक होमोजाइगस फीमेल और एक हेट्रोजाइगस मेल का क्रॉस लगवाना है, ठीक है। तो द मेल विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमीट। अब मेल जो कि है, क्योंकि हेट्रोजाइगस, तो बनाएगा दो तरह के गैमीट, फीमेल बनाएगी सेम काइंड ऑफ गैमीट, ठीक है। Now, the genotypic and phenotypic ratio in the progenies of F1 generation will be the same. Genotypic और phenotypic ratio जो है वो progenies का सेम रहेगा F1 जनरेशन में। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब भी कभी मुझे जगह मिलेगी तो मैं बनाऊंगी क्रॉस। मिल गई मुझे जगह। देखो, मेल कैसा था? हेट्रोजाइगस, फीमेल कैसी थी? होमोजाइगस। तो इसके एग तो ऐसे ही बनने थे, इसके गैमीट जो है वो ऐसे बनने थे। अब इनके बीच में जब क्रॉस लगेगा तो क्या बनेगा भाई? बी और स्मॉल बी, है ना। और इस बी को जब मैं इसके साथ क्रॉस करूंगी तो क्या बनेगा? कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक। अगर एग के साथ ये वाला बी फर्टिलाइज होता है, देखो ऐसे नहीं बनाते इसको, अगर देखो एग तो सारे ऐसे ही बनने, अगर उसके साथ ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो ऐसा बनेगा, और अगर एग के साथ ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा? स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको सारे एग बन रहे हैं तो क्या हुआ, एक और बना के देखना है तो बना सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एग जो है वो इसके साथ फर्टिलाइज होगा तब भी बात वही है, सेम कंडीशन, और ये इसके साथ होगा तब भी बात वही है, सेम कंडीशन। तो भाई तब भी देख लो आप, रेशो तो 1:1 का ही बन रहा है, 50-50। बताओ, रेशो तो 1:1 का ही बन रहा है ना, 50-50, ठीक है। बताओ जरा। हाँ, ये F1 जनरेशन का आ गया, ये F1 जनरेशन का आ गया। जीनोटाइप भी वही, फिनोटाइप भी वही। जीनोटाइप का रेशो भी देखो ना वही है, 1:1 ही है। ये एक जीनोटाइप मिला, ये दूसरा जीनोटाइप मिला, कोई तीसरा मिला क्या? नहीं। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही कैसे हैं? सेम। किसमें? F1 जनरेशन में। क्या सेम है? 1:1, ठीक है, 1:1। चलो भाई, आई थिंक यहां तक समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। एक बार इसका डायग्राम देखना है कि आपको पुनेट स्क्वायर वाला देख सकते हो। ब्लैक कोट वाले इंडिविजुअल 2, व्हाइट कोट वाले इंडिविजुअल 2, बन गया पुनेट स्क्वायर। रेशो बन गया सेम, जीनोटाइप का भी फिनोटाइप का भी। कौन सी जनरेशन के अंदर? F1 जनरेशन के अंदर। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। When a cross is made between, जब एक क्रॉस लगाया जाए भाई किसके बीच में? टॉल प्लांट के बीच में विद येलो सीड्स, ठीक है। When a cross is made between tall plants with yellow seeds, मतलब ये, ठीक है, टॉल प्लांट्स और येलो सीड्स, एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड, ठीक है। टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड मतलब उसमें क्या है? ग्रीन सीड दिख रहा है तो भाई ग्रीन सीड है, ठीक है। और ये इसमें येलो सीड दिख रहा है पर उसमें ग्रीन सीड की भी भाई जीन तो है। तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी? तो ऑफस्प्रिंग में किस तरह का फिनोटाइप एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसका प्रोपोर्शन बताना है। अच्छा, तो क्रॉस लगा के देख लेते हैं अपन भाई इनका, ठीक है। अपन इनका क्रॉस लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनके गैमीट्स देखते हैं कैसे बनेंगे। इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले गैमीट्स देखो। देखो क्या हुआ, इनसे जब जीन्स जाएंगी, इनके जो गैमीट्स बनेंगे भाई 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। इससे 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। कौन से 4 तरह के बनेंगे? एक में जा सकता है या तो ये वाला टी और ये वाला वाई, है ना, और एक में जा सकता है ये वाले टी के साथ ये वाला वाई, एक में जा सकता है इस टी के साथ ये वाला वाई, सॉरी कैपिटल वाई, और एक में जा सकता है दोनों ही स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये 4 तरह के गैमीट्स तो एक पेरेंट से बन रहे, ठीक है, एक पेरेंट से ये बन रहे। और इस वाले पेरेंट से कितने गैमीट बनेंगे ये और देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, तो दोनों सेम ही हो गए। और ये स्मॉल टी स्मॉल वाई, इसके भी ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो इससे 2 तरह के गैमीट मिल रहे हैं अपन को कुल मिला के,
है ना, इसको एक मान लो, इसको एक मान लो। हाँ, जब वैरायटी नहीं है तो उसको क्यों लिखेंगे? तो इससे 2 तरह के गैमीट मिल रहे हैं, इससे 4 तरह के गैमीट मिल रहे हैं। एक पेरेंट बना रहा है 4 तरह के गैमीट, एक पेरेंट बना रहा है 2 तरह के गैमीट। अब इनको आपको फ्यूज करके देखना है, ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये चारों गैमीट्स को ना मैं ऐसे लिख देती हूं यहां पर, देखो। पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, है ना। ये चारों गैमीट्स मैंने लिख दिए, और ये वाले गैमीट्स जो 2 हैं इनको भी मैं लिख लेती हूं यहां पर, कैपिटल टी स्मॉल वाई और दूसरा कौन सा था, स्मॉल टी स्मॉल वाई, ठीक है। ये बीच का मैं पूरा इरेज कर रही हूं जो हमने गैमीट्स बना के देखे पेरेंट्स के, इन गैमीट्स को क्योंकि हमने यहां लिख लिया है। अब हम यहां क्या बना देते हैं, पुनेट स्क्वायर। क्या बना लेते हैं हम यहां पर, पुनेट स्क्वायर। चलो देखो भाई, इस पुनेट स्क्वायर में क्या क्या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, इनको भरते जाते हैं। आ जाओ, देखो जरा, इनको फ्यूज कर दो, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। इनका फ्यूजन कैसे करेंगे, बस लिखते जाएंगे देख देख के, कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल वाई, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल वाई, बन गया भाई पुनेट स्क्वायर, डन, ठीक है। यहां पर हम बोल दें कि अभी इन्होंने स्पेसिफाई किया था कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, नहीं किया था, है ना। तो बस मैं कहीं पे भी रैंडमली लिख देती हूँ कि ये मेल के गैमीट्स हैं और ये फीमेल के गैमीट्स हैं, ऐसे ही बना देते हैं हम पुनेट स्क्वायर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि फिनोटिपिक जो प्रोपोर्शन है वो कैसे आएगा, टॉल और ग्रीन का बताना है, ड्वार्फ और ग्रीन का प्रोपोर्शन निकालना है, 2 पूछे क्वेश्चन में, ठीक है। टॉल और ग्रीन का निकालते हैं, तो टॉल और ग्रीन को ढूंढने के लिए मैं पहले एक कलर ले लेती हूँ जिससे मैं उसको कलर करती जाऊंगी, है ना। टॉल और ग्रीन मुझे जितने भी मिलेंगे मैं उन पर ये कलर करती जाऊंगी। टॉल और ग्रीन ढूंढेंगे हम कैसे भाई, देखो इन्होंने क्या बताया था, टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड, मतलब ग्रीन जो है वो स्मॉल वाई से मिल रहा है हमें कलर, और कैपिटल टी से मिल रहा है टॉल प्लांट, है ना, ठीक है। तो हमें कैपिटल टी चाहिए फॉर टॉल और ग्रीन के लिए चाहिए हमें स्मॉल वाई। हाँ, कैसे कैलकुलेट किया ये मैंने, बताओ जरा, क्या आपको भी समझ आया मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया, बताओ जल्दी बताओ, क्या आपको समझ आया। देखो मैंने यहां से देखा ना कैरेक्टर यार, क्योंकि ये हमारा किए हुए क्रॉस तो नहीं थे ना, इन्होंने कुछ नया दिया है हमें, तो हम उस नए को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले दिया था कि टॉल प्लांट है और येलो सीड है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, मतलब जो डोमिनेंट आपको दिख रही है यहाँ पर वही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है ना, डोमिनेंट कैपिटल से दिख रहा है ना आपको, टॉल प्लांट और येलो सीड। देखो टॉल का कैपिटल टी दिख रहा है, येलो का कैपिटल वाई दिख रहा है, टॉल प्लांट एंड येलो सीड। दूसरा वाला क्या बताया उन्होंने आपको कि टॉल प्लांट है विद ग्रीन सीड है, तो ये आपको दिख रहा है टॉल प्लांट का कैपिटल, और दूसरा रेसेसिव वाला किसका दिख रहा है आपको, ग्रीन सीड का, है ना, दिख रहा है। चलो अब इन्होंने पहले में आपसे टॉल और ग्रीन का ही प्रोपोर्शन पूछा है इस जनरेशन में, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं अपन टॉल और ग्रीन। अपन को ढूंढना क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई कब एक्सप्रेस होगा, जब दोनों स्मॉल वाई होंगे। कैपिटल टी तो एक भी होगा तो भी टॉल बन जाएगा, लेकिन ग्रीन हमेशा उसी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा जब दोनों स्मॉल वाई होंगे, क्योंकि वो रेसेसिव है, देखो वो कैपिटल वाई नहीं है। क्लियर है इतनी बात। अब आपको ढूंढना क्या है, मैं पहले यहां लिख दूं, ठीक है। आपको ढूंढना है कैपिटल टी एक भी होगा तो चलेगा, और आपको स्मॉल वाई जो है वो दोनों होने चाहिए उसके अंदर, ये वाला कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो स्मॉल टी हो वो कैपिटल टी हो कुछ भी हो। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि आपको ये वाला भी चलेगा या फिर आपको ये वाला भी चलेगा, है ना। इन दोनों में से कोई भी हो वो सब क्या बनेंगे, टॉल ग्रीन, ठीक। चलो अब इन दोनों में से कितने कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं वो सबको आपको गिन के लिख लेना है टॉल ग्रीन में, कि ये प्रोपोर्शन मिला भाई हमको टॉल और ग्रीन का, ठीक है भाई। चलो ढूंढते हैं। ये वाला नहीं बनेगा ग्रीन क्योंकि इसमें येलो के लिए ये कैपिटल वाई है, अरे यार, ठीक है। और ये वाला भी ग्रीन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें येलो के लिए कैपिटल वाई है। ये वाला ग्रीन बनेगा भाई, ये देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, यहाँ पे ये मिल गया मुझे एक, ठीक है। ये देखो इसमें भी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। ये मिल गया मुझे टॉल ग्रीन। अब मैं कहूं, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये येलो है यहाँ पर, नहीं ये भी येलो है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ये देखो ये मिल गया एक और मुझे, और यहाँ भी येलो नहीं है, ये भी मिल गया एक और मुझे, अरे नहीं पर यहाँ पे टॉल नहीं है, ये ड्वार्फ है, सॉरी, ठीक है।
चलो भाई, मिल गए ये 3 कंडीशंस मिली हमें। कितने मिले हमें? ये कंडीशन 2 है। कितने मिले हमें? 3 मिले। ठीक है, 3 प्रोजेनीज मिली। ओके, अभी इसको रख लो एक जगह लिख के। ठीक है, इसको एक जगह लिख के रख दो, अभी कुछ मत करो इसका। कितने मिले आपको? टॉल ग्रीन 3। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा क्या है हमसे? फिनोटाइप ही पूछा है, हाँ, जीनोटाइप नहीं पूछा है। ड्वार्फ एंड ग्रीन भी ढूंढना है। सबसे पहले अपन ना ड्वार्फ और ग्रीन की भी कंडीशन यहां लिख लेते हैं। ड्वार्फ और ग्रीन को मैं किस कलर से करने वाली हूं उसके अकॉर्डिंग लिखती हूं। देखो ये कितने मिले आपको? 3, टॉल और ग्रीन, है ना। ड्वार्फ और ग्रीन को मैं किस कलर से करने वाली हूं? मैं करने वाली हूं इसको कौन से कलर से? मैं इसको करने वाली हूं ये वाले कलर से। ठीक, चलो इसे लिख लेते हैं। ड्वार्फ और ग्रीन के लिए आपको कंडीशन क्या ढूंढनी पड़ेगी? ड्वार्फ वाला कंडीशन आपको मिलेगा जब दोनों क्या हो? स्मॉल टी हो, क्योंकि वो रेसेसिव है तो उसको बिल्कुल क्या होना मांगता भाई? होमोजाइगस होना चाहिए उसको। तो ये हो गया स्मॉल टी। ग्रीन वाला तो है, उसको तो चाहिए ही है भाई स्मॉल, तो ग्रीन को तो भाई चाहिए ही था। ये सिर्फ यही एक कंडीशन है ड्वार्फ और ग्रीन दोनों के होने की। बताओ, ड्वार्फ और ग्रीन क्योंकि दोनों रेसेसिव है ना, तो वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होंगे। तो ड्वार्फ ग्रीन की कंडीशन सिर्फ एक ये है, और ये आपको मिल रहा है सिर्फ एक ही जगह पर। देखो कहीं और नहीं मिल रहा, कहीं और नहीं मिल रहा, ये आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है। ये देखो ड्वार्फ ग्रीन मिल गया, मिल गया या नहीं? बताओ कितने मिले? कितने मिले? 1 ओनली, 1 ओनली। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा था आपसे? फिनोटाइप पूछा था। तो टॉल एंड ग्रीन का फिनोटाइप देखो वहां लिखा है क्या? 3। ड्वार्फ एंड ग्रीन का फिनोटाइप देखो कितना लिखा है? 1। बताओ जरा, क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? हाँ, ऐसे आपको कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए जाएं, आपको बस गैमीट बनाना है पेरेंट का, और फिर आपको उसका पुनेट स्क्वायर बनाना है, मैच करते जाना है, और फिर पुनेट स्क्वायर से आपको इस तरीके से उसको बिल्कुल शांति से स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से कंडीशन पहले लिख लेना कि हाँ मुझे ये ढूंढना है, ये कंडीशन मैच करिए, ठीक है, कलर कर दिया, या कोई सिंबल दे दिया, या कोई मार्क लगा दिया, बस ऐसे करके काउंट करते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देख देख के रख लिया 3 और फिर बाद में भूल गए, 3 की जगह 2 लिख दिया, 3 की जगह 4 लिख दिया, ये नहीं करना, उसको मार्क करते जाना। आपके पास चलो ठीक है भाई पेन पेपर पे इतनी फैसिलिटी नहीं है, आपके पास कलर मार्कर नहीं लगाना आपको, आप एक सिंबल दे दो ना। मैं तो ऐसे करती थी भाई, जब मैं पढ़ती थी मैं क्या करती थी? ट्रायंगल बना देती थी, किसी पे सर्कल बना देती थी, किसी पे स्क्वायर बना देती थी, किसी पे स्टार बना देती थी, ऐसे करके मैं अलग अलग उसको सिंबल दे देती थी, और फिर लास्ट में सारे स्टार गिन लेती थी कि भाई ये हो गए 3, ट्रायंगल हो गए 3, स्क्वायर हो गया 1, ऐसे करके हो गया काम। ठीक, बस गलती नहीं होनी चाहिए यार। चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया, जो कि वाकई इजी था। ठीक है, बस क्या करना है? पीस ऑफ माइंड के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। है क्या लिखा है इन्होंने? ये अच्छा आंसर लिखा है 3 and 1, ये तो हमारा आ चुका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। फिर से लगा दिया क्रॉस, यार कितने क्रॉस लगा रहे हैं ये लोग, हैं पूरे चैप्टर में क्रॉस ही क्रॉस लगा रहे हैं। अरे यार डरना क्या है उसमें? हाँ, जब आ गई चीज तो फिर डरना क्या उससे? सी 2 heterozygous parents are crossed, 2 heterozygous parent को क्रॉस करवाया गया। If the 2 loci are linked, what would be the distribution of phenotype features in F1 generation for a dihybrid cross? एक dihybrid cross के लिए phenotypic expression किस तरह से आएगा ये बताना है आपको। चलो, तो linkage is defined as the coexistence of 2 or more genes in the same chromosome. linkage का मतलब ही यही होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा जीन्स हैं, वो या तो टाइटली लिंक्ड हो सकती हैं या फिर लूजली लिंक्ड हो सकती हैं, है ना। तो इफ द जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, और अगर जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है और क्या है बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब टाइटली लिंक्ड है, वही जो मैं कह रही हूँ, है ना, तो देन दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, तो फिर वो एक साथ इनहेरिट हो जाएंगी। और अगर वो कैसी है भाई, और क्या कहलाएंगी? लिंक्ड जीन्स कहलाएंगी, है ना, टाइटली लिंक्ड कहलाएंगी। और अगर वो क्या है? लूजली लिंक्ड है। ठीक है, अगर वो क्या है? एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर पाई जाती हैं, ठीक है, पास ना होके क्या पाई जाती हैं? दूर दूर पाई जाती हैं, तो फिर उस कंडीशन में वो क्या हो जाएंगी भाई? सेपरेट हो जाएंगी, है ना, जब रिकॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस जो है उनके अंदर हो जाएगी। ठीक है, उनके रिकॉम्बिनेंट होने के चांसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस बिटवीन येलो बॉडी एंड व्हाइट आईज एंड वाइल्ड टाइप पेरेंट इन ड्रोसोफिला विल प्रोड्यूस वाइल्ड टाइप एंड येलो व्हाइट प्रोजेनीज। जो हमने पढ़ा था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के अंदर, ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, क्या पढ़ा था इसका हमने? TH
TH मॉर्गन लिख दे रही हूं मैं, थॉमस हंट मॉर्गन पूरा नहीं लिख रही, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन ने जो इनके ऊपर क्या था, क्या किए थे, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। क्यों किए थे? टू प्रूव द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूं यहां पर। इन्होंने क्यों किया था इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट? ताकि वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कर सके, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे सके। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए TH मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हीं के रिजल्ट से यहां पर ये क्वेश्चन बना है, जो कह रहा है कि भाई यहां पर जो आपको प्रोजेनीज मिली है वो किसकी वजह से मिली है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से मिली है। मतलब लिंकेज जो था वो है, ऑब्वियसली उसका परसेंटेज ज्यादा निकल कर आया था और रिकॉम्बिनेशन का कम निकल कर आया था। और उस कम निकल कर आने वाले परसेंटेज में भी क्या हुआ था, जो टाइटली लिंक्ड है उसका तो बहुत ही रेयर, और जो लूजली लिंक्ड है उसमें थोड़ा 37% के आसपास रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला था, है ना। तो इफ द इट इज बिकॉज येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड जीन्स आर लिंक्ड, क्योंकि येलो बॉडी और व्हाइट आइड की जीन्स जो थी वो कैसी थी? लिंक्ड थी। देयरफॉर दे आर इनहेरिटेड टुगेदर इन प्रोजेनीज, इसीलिए वो प्रोजेनीज में बार बार साथ इनहेरिट होती जानी थी, क्योंकि वो लिंक्ड जीन्स थी। और जो जीन्स कैसी थी, ठीक है, थोड़ी लूजली लिंक्ड थी, तो भाई उनमें हो रहा था रिकॉम्बिनेशन, है ना। ये आपको याद दिला रहे हैं कि भाई ऐसा आपने TH मॉर्गन का क्रॉस जो है वो पढ़ा था, और ये क्रॉस हमने भाई बना के देखे थे प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर बना के देखे थे ये क्रॉस हमने, कि पैरेंटल टाइप से कैसी जनरेशन मिलेगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप से फिर क्या होगा, राइट। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन सारी हमने बनाई थी। तो भाई चलो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आज हमने टोटल 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, और अब रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो होगा आपका NCERT सॉल्यूशंस पार्ट 2, ठीक है। तो अगर अभी तक भी चैप्टर का अब वो लास्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब सॉल्यूशन भी खत्म होने वाले हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। तो अगर अभी तक भी इस चैप्टर का कोई भी लेक्चर कुछ भी बाकी रह गया है तो उसे बचा के मत रखना। इससे पहले कि नया चैप्टर शुरू हो, पुराने चैप्टर का सब कुछ रिवाइज करके कंप्लीट करके रखना। डन है इतनी बात? क्या करोगे? रिवाइज करोगे। कहां करोगे? अपने फेवरेट चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, मुस्कान मैम के लेक्चर्स ढूंढोगे, लाइव या रिकॉर्डेड वाली प्लेलिस्ट से जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हो, ठीक है। और ये सारा कंटेंट आप कहां एक्सेस कर सकते हो? ऐप पर भी, जो आपको इजीली मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, और या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फॉर फ्री, कहीं पर भी कोई भी चार्जेस नहीं है। और हाँ, आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का बिल्कुल NCERT सॉल्यूशन का पार्ट 2 भी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।